न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। खराब मौसम से सिक्किम का दौरा रद्द। आज और कल पीएम मोदी करेंगे 3 राज्यों का दौरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बताया कैसे पूरा होगा विकसित भारत का सपना। सऊदी अरब में ओवैसी ने खोल दी पाकिस्तान के रुपए की नोट। तो खबरें विस्तार से। खराब मौसम से सिक्किम का दौरा रद्द। आज और कल पीएम मोदी करेंगे 3 राज्यों का दौरा। पीएम मोदी का आज गुरुवार का सिक्किम दौरा रद्द कर दिया गया है। खराब मौसम की वजह से वह सिक्किम नहीं जा सके। पीएम मोदी को आज सिक्किम के राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए गंगटोक जाना था, लेकिन अब वह बागडोगरा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सिक्किम के लोगों को संबोधित करेंगे। सिक्किम का दौरा रद्द होने के बावजूद उनका 3 राज्यों का दौरा जारी रहेगा। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी गुरुवार से 4 राज्यों के दौरे पर थे। पीएम मोदी आज और कल सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी के दौरे पर रहेंगे। उन्हें अपने दौरे की शुरुआत सिक्किम से करनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से वह वहां नहीं जा सके। पीएम को राजधानी गंगटोक में स्थित पलजोर स्टेडियम में सिक्किम की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना था। इसके बाद वह पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी की बतौर पीएम में दूसरी सिक्किम यात्रा थी, लेकिन वह खराब मौसम की वजह से नहीं जा सके। इससे पहले सरकार की ओर से बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी सिक्किम में विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सर, कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। हाँ, तो कितना उत्सुक है उनको देखने के लिए, उनको सुनने? नहीं, हम लोग तो बहुत उत्सुक है क्योंकि हमारा पीएम साहब अभी हमारे स्टेट में आ रहा है। वो बहुत बड़ा, एक तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और वी आर सो एक्साइटेड। स्टेटहुड सेलिब्रेशन यस 50 इयर्स का। तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। ये बहुत सर आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को? एक्सपेक्टेशन तो क्या है, वो पीएम साहब आना है, बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है हमारे लिए। और हमारा स्टेट अभी इंडियन यूनियन में गया हुआ, अभी कंप्लीट 50 इयर्स हुआ, उसका अभी बहुत बड़ा उत्सव मना रहा है यहाँ पे। और इसके लिए हमारा पीएम साहब भी आ रहा है और वी आर सो एक्साइटेड टू मीट आवर ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। बारिश भी हल्का हल्का हो रहा है क्या? हाँ, अभी उसका तो क्या कर सकते हैं, रात को तो थोड़ा हो रहा है, लेकिन अभी तो वेदर अच्छा ही है। प्रे करेंगे वेदर ऐसे रहे। Hello, check, test, 1, 2. Hello, check, test. Hello. डकुमेन्ट गरेको छ त्यसको चाहिँ स्टाफको नम्बर, व्हाट्सएप नम्बर, व्हाट्सएपमा इकोनोमीलाई कतिजना स्टाफ
बढ़ते अगली खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बताया कैसे पूरा होगा विकसित भारत का सपना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर किसान घाट पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर धनखड़ ने बताया कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की आय 8 गुना बढ़े। धनखड़ ने कहा है कि भारत का किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारी सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र है। चौधरी साहब का पूरा जीवन किसान और ग्रामीणों को समर्पित रह चुका। उनका अटूट संकल्प ग्रामीण उत्थान, किसान विकास और 1939 में पहली बार जब देश गुलामी में था, आजाद नहीं हुआ था, चौधरी साहब ने सूदखोरों के चंगुल से किसान को मुक्त करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि पूर्व सीएम चरण सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी ही जमीन पर अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई। चौधरी चरण सिंह ने महानायक का रोल अदा किया। धनखड़ ने कहा कि आज के दिन जरूरी है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसका मतलब इससे नहीं कि हमारी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर किसान घाट पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर धनखड़ ने बताया कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की आय 8 गुना बढ़े। धनखड़ ने कहा है कि भारत का किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारी सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र है। चौधरी साहब का पूरा जीवन किसान और ग्रामीणों को समर्पित रह चुका। उनका अटूट संकल्प ग्रामीण उत्थान, किसान विकास और 1939 में पहली बार जब देश गुलामी में था, आजाद नहीं हुआ था, चौधरी साहब ने सूदखोरों के चंगुल से किसान को मुक्त करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि पूर्व सीएम चरण सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी ही जमीन पर अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई। चौधरी चरण सिंह ने महानायक का रोल अदा किया। धनखड़ ने कहा कि आज के दिन जरूरी है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसका मतलब इससे नहीं कि हमारी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है। आज के दिन ये अति आवश्यक है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं उसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है, इससे नहीं है। विकसित भारत को परिभाषित करने के लिए, जमीनी हकीकत देने के लिए हर व्यक्ति की आय में 8 गुना बढ़ोतरी जरूरी है। ये निश्चित होकर रहेगा, पर इसमें किसान को दूरदर्शी बनना पड़ेगा। आज हमारा किसान उत्पादन तक सीमित है। बड़े परिश्रम से, कई बार विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों को झेलता हुआ, चुनौतियों की कसौटी पर खरा उतरता हुआ कृषि उत्पाद को, उसके बाद उसकी भूमिका नगण्य है। मेरा किसान भाइयों से आग्रह रहेगा, अब समय आ गया है कि देश के सबसे बड़े व्यापार में जो कृषि उत्पाद से जुड़ा हुआ है, जो पशुधन से जुड़ा हुआ है, उसमें किसान अपनी भागीदारी बढ़ाए, किसान उसमें सम्मिलित हो। कृषि उत्पाद पर अनेक उद्योग आधारित हैं, चाहे तेल हो, चाहे अन्य सामग्री हो। एक तरीके से एंटायर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मूल आधार कृषि उत्पाद है। ऐसी परिस्थिति में किसान परिवार को कृषि उत्पाद के वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि में पूरी तरह लगनशील होना चाहिए। बढ़ते अगली खबर क्यों। सऊदी अरब में ओवैसी ने खोल दी पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा की पोल। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए तमाम नेता अलग अलग देशों में गए हुए। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में ग्रुप 1 का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब पहुंचा, जहां रियाद में AIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर प्रहार किया और पूरी दुनिया के सामने रखा कि भारत में मुसलमान कैसे रहते हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रियाद में कहा कि यह बहुत दुखद है कि पाकिस्तान अरब वर्ल्ड और मुस्लिम देशों को यह संदेश देता है कि वो एक मुस्लिम देश है और भारत नहीं है। भारत में 240 करोड़ मुसलमान गर्व से रहते हैं। यह पाकिस्तान का झूठा प्रोपागेंडा है। भारत उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है।
ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए तमाम नेता अलग अलग देशों में गए हुए। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में ग्रुप 1 का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब पहुंचा, जहां रियाद में AIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर प्रहार किया और पूरी दुनिया के सामने रखा कि भारत में मुसलमान कैसे रहते हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रियाद में कहा कि यह बहुत दुखद है कि पाकिस्तान अरब वर्ल्ड और मुस्लिम देशों को यह संदेश देता है कि वो एक मुस्लिम देश है और भारत नहीं है। भारत में 240 करोड़ मुसलमान गर्व से रहते हैं। यह पाकिस्तान का झूठा प्रोपागंडा है। भारत उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है। 26/11, my government headed by the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh, late Manmohan Singh, the Indian investigators went to Pakistan, gave them all the evidence, the DNA and everything. Even some American citizens were killed in this terrorist act. But you'll be surprised to know that nothing moved forward. Many times Indian investigators went to Pakistan, Lahore, Islamabad, but nothing moved forward. What made Pakistan move forward in this terrorist trial was when Pakistan was put in the FATF grey list, and one such meeting was held in Germany, and India wanted one Sajid Mir to be indicted. So the Pakistanis cleverly said he's dead. But the moment this important meeting was about to take place in Germany, Pakistan comes up to the committee of FATF and says Sajid Mir is alive. So can you imagine a country which was saying he's dead, suddenly he is alive, and then the Pakistani government says that our courts have convicted him for some 5-10 years. But the main culprits of 26/11 are still scot-free. They were convicted for money laundering, not for terrorism. Pakistan has been indulging in this terrorism for many years, and there has been many questions that why don't you speak to them? Why don't you talk to them? Now, in recent past, when in Mumbai the famous 26/11 terrorist incident happened, wherein trained terrorists from Pakistan landed up in the financial capital of our country and started massacring people in a railway station. Then they shifted to 5-star hotels, and then they started massacring people over there. So fortunately for us, because of the bravery of the Mumbai police, one terrorist was caught alive. His name was Ajmal Kasab. The Indian legal system followed all the due process of law, and Ajmal Kasab was sentenced to death. And Ajmal Kasab revealed many things. Our agencies were capable enough to record the audio conversations which a terrorist group sitting in Pakistan were having with terrorists who were killing Indians in 5-star hotels. And those conversations, they were clearly telling them, don't lose heart, kill as many Indians as you can and you'll go to Jannah. This was the conversations that were recorded. So after 26/11, my government headed by the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh, late Manmohan Singh, the Indian investigators went to Pakistan, gave them all the evidence, the DNA and everything. Even some American citizens were killed in this terrorist act. But you'll be surprised to know that nothing moved forward. Many times Indian investigators went to Pakistan, Lahore, Islamabad, but nothing moved forward. What made Pakistan move forward in this terrorist trial was when Pakistan was put in the FATF grey list, and one such meeting was held in Germany, and India wanted one Sajid Mir to be indicted. So the Pakistanis cleverly said he's dead. But the moment this important meeting was about to take place in Germany, Pakistan comes up to the committee of FATF and says Sajid Mir is alive. So can you imagine a country which was saying he's dead, suddenly he is alive, and then the Pakistani government says that our courts have convicted him for some 5-10 years. But the main culprits of 26/11
are still scot-free. They were convicted for money laundering, not for terrorism. The most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country. But Your Excellency, you know, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, we have our Islamic scholars are much better than any scholars in the world. They can speak the best of Arabic language. In fact, we have some famous Islamic scholars who have done great work in the Hanafi fiqh jurisprudence, and their judgments are accepted by the religious scholars of anywhere in the world. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong. And in fact, Pakistan, if it stops these Takfiri terrorist groups, there will be stability in South Asia, there will be progress in South Asia. And Pakistan has put obstacles even in the SAARC. India wanted a bilateral railway agreement between all the SAARC countries. India wanted Bangladesh, India train, but Pakistan has always not allowed it. So we hope that our delegation, which is here on this purpose to request you to bring to your light what Pakistan has been doing in India, and this false propaganda of Pakistan that they have this great military prowess and nothing like that. What happened on the 9th, their 9 air bases were targeted. If India had wanted, we could have completely damaged those air bases, but we wanted to show them a mirror and say that, look, we are warning you, don't do it. Don't force us to go on that path, wherein instead of creating a crater, we will create graves for you. But 9 terrorist organizations' headquarters were targeted, and another shocking thing was this person who led the namaz-e-janaza of all those terrorists who were killed over there. The namaz-e-janaza was performed by a person who's again a designated US terrorist. And in namaz-e-janaza you have these proscribed organization members along with the Pakistani army. So the best thing now which the Kingdom of Saudi Arabia, the Kuwait government and the Bahraini government, we have requested them when the delegation had met that they must ensure that Pakistan must be brought back in FATF grey list. That is where we will be able to control this terror financing of all these terrorist organizations. And do you know that when this person was made the field marshal in Pakistan, a US designated terrorist called Muhammad Ehsan was sitting right beside the field marshal. So this is complete. He is a US designated terrorist called Muhammad Ehsan, and there are photographs him shaking hands with this field marshal. So there is a clear-cut evidence of Pakistan's involvement. These terrorist groups are prospering over there. They are being trained over there. And their whole task is to destabilize India, to create more Hindu-Muslim riots in India. बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने कहा दोगलापन तो निशिकांत दुबे ने भी दिया जवाब। ऑल पार्टी डेलीगेशन में कुवैत गए बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के इजराइल बयान पर राजनीतिक गलियारों में शोर मच गया है। ऐसे कांग्रेस की ओर से दिए गए बयान पर निशिकांत ने कहा कि क्या फिलिस्तीन और हमास एक ही है। कांग्रेस ने की लुटिया डुबोने वाले जयराम रमेश के ऊपर तरस आता है। निशिकांत ने कहा था कि आतंकवाद के कारण आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ी बात थी कि पूरी दुनिया में जैसे फिलिस्तीन के ऊपर कोई गलत हो रहा हो, तो हमने कहा है कि 1974 में PLO को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 1988 में हम पहले देश थे जिसने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। निशिकांत दुबे ने कहा है कि इजराइल एक ऐसा देश है जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हम 2 नेशन की थ्योरी मानते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही अलग देश हैं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में गए हुए डेलीगेशन का निशिकांत दुबे हिस्सा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन में कुवैत गए बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के इजराइल बयान पर राजनीतिक गलियारों में शोर मच गया है। ऐसे कांग्रेस की ओर से दिए गए बयान पर निशिकांत ने कहा कि क्या फिलिस्तीन और
हमास एक ही है। कांग्रेस ने की लुटिया डुबोने वाले जयराम रमेश के ऊपर तरस आता है। निशिकांत ने कहा था कि आतंकवाद के कारण आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ी बात थी कि पूरी दुनिया में जैसे फिलिस्तीन के ऊपर कोई गलत हो रहा हो, तो हमने कहा है कि 1974 में PLO को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 1988 में हम पहले देश थे जिसने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। निशिकांत दुबे ने कहा है कि इजराइल एक ऐसा देश है जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हम 2 नेशन की थ्योरी मानते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही अलग देश हैं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में गए हुए डेलीगेशन का निशिकांत दुबे हिस्सा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन में कुवैत गए बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के इजराइल बयान पर राजनीतिक गलियारों में शोर मच गया। ऐसे कांग्रेस की ओर से दिए गए बयान पर निशिकांत ने कहा कि क्या फिलिस्तीन और हमास एक ही है। कांग्रेस ने की लुटिया डुबोने वाले जयराम रमेश के ऊपर तरस आता है। निशिकांत ने कहा था कि आतंकवाद के कारण आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ी बात थी कि पूरी दुनिया में जैसे फिलिस्तीन के ऊपर कोई गलत हो रहा हो, तो हमने कहा है कि 1974 में PLO को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 1988 में हम पहले देश थे जिसने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। निशिकांत दुबे ने कहा है कि इजराइल एक ऐसा देश है जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हम 2 नेशन की थ्योरी मानते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही अलग देश हैं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में गए हुए डेलीगेशन का निशिकांत दुबे हिस्सा है। फिलिस्तीन के ऊपर कोई गलत हो रहा है तो हमने कहा कि 1974 में PLO को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 83 में नॉन अलाइन मूवमेंट का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, उसमें हमने यासिर अराफात को बुलाया। 88 में पहला हम देश थे जिसने कि फिलिस्तीन एक देश के तौर पर मान्यता दे दी। और आज भी माननीय मोदी जी ने 2200, 2300, 2400 फिलिस्तीन के लोगों को कैसे खाना जाएगा, हम खाना भिजवा रहे हैं। कोविड में उनको हमने इंजेक्शन दिया, कुवैत को भी दिया तो उनको भी दिया। और प्रत्येक साल भारत सरकार अपने बजट में, इवन इस साल भी $39 मिलियन जो है हमने रख रखा है जो फिलिस्तीन की सहायता देंगे। आप जो है हम वहां से बैठकर फिलिस्तीन के लिए जितना कर सकते हैं आप उसको करो। वो एक ऐसा राष्ट्र है इजराइल जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हमने कहा कि नेशनल डे का परेड हुआ अमेरिका में, आप अमेरिका के साथ जो है यहां बिजनेस कर रहे हो, आप हमको जैसा रास्ता दिखाओगे हम साथ हैं। हम 2 नेशन थ्योरी की बात मानते हैं कि इजराइल अलग देश है, फिलिस्तीन अलग देश है, और कहीं भी हिंसा हो भारत उसके खिलाफ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात में वेरावल से साबरमती तक चली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को लेकर लगातार प्रयास करती रहती है। रेल मंत्रालय ने जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कर दी है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार की गई नीले और सफेद रंग की यह ट्रेन देश में रेल सफर के इतिहास में एक शानदार शुरुआत है। यह नई वंदे भारत ट्रेन गुजरात में चल रही है। नई वंदे भारत ट्रेन वेरावल से साबरमती के बीच चलेगी। यह ट्रेन 26 मई को पहली बार ट्रैक पर चली तो लोगों में खासा उत्साह भी दिखा। बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर मौजूद थे। यह ट्रेन जब पहली बार विरमगाम में पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने इसकी फोटो भी खींची। इससे पहले जब ट्रेन वेरावल से रवाना होकर साबरमती स्टेशन पर पहुंची तो पहली बार आगमन जमकर वहां भी जश्न मनाया गया। वेरावल से साबरमती तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन राजकोट से होते हुए चलेगी। साबरमती वेरावल वंदे भारत एक्सप्रेस अपने 7 घंटे के सफर में 438 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को लेकर लगातार प्रयास करती रहती है। रेल मंत्रालय ने जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कर दी है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार की गई नीले और सफेद रंग की यह ट्रेन देश में रेल सफर के इतिहास में एक शानदार शुरुआत है। यह नई वंदे भारत ट्रेन गुजरात में चल रही है। नई वंदे भारत ट्रेन वेरावल से साबरमती के बीच चलेगी। यह ट्रेन 26 मई को पहली बार ट्रैक पर चली तो लोगों में खासा उत्साह भी दिखा। बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर मौजूद थे। यह ट्रेन जब पहली बार विरमगाम में पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने इसकी फोटो भी खींची। इससे पहले जब ट्रेन वेरावल से रवाना होकर साबरमती स्टेशन पर पहुंची तो पहली बार आगमन जमकर वहां भी जश्न मनाया गया। वेरावल से साबरमती तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन राजकोट से होते हुए चलेगी। साबरमती वेरावल वंदे भारत एक्सप्रेस अपने 7 घंटे के सफर में 438 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
बढ़ते अगली खबर की ओर। आर्जिकर आंदोलन की अगुवाई करने वाले डॉक्टरों का तबादला। कोलकाता के आर्जिकर कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले में सरकार के खिलाफ आंदोलन का चेहरा रहे डॉक्टरों को पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में सजा के तौर पर पोस्टिंग दी गई है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि हम आर्जिकर आंदोलन का चेहरा थे, सिर्फ इसी वजह से हमें परिवार से दूर पोस्टिंग दी गई। अब इस मामले को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। डॉक्टरों के संगठन सर्विस डॉक्टर्स फोरम ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और डॉक्टरों को पुनः उनके पुराने स्थानों पर पोस्टिंग करने की मांग की। बता दें कि जूनियर डॉक्टर निकेत महतो, डॉक्टर अश्वकुला नया, डॉक्टर देवाशीष हल्दर आर्जिकर जूनियर डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामले में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का चेहरा थे। इस विरोध में सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। पूरा नागरिक समाज सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। আমরা দেখলাম গতকাল এবং আজকে এসআরদের পোস্টিং এর অর্ডার বেরিয়েছে, দুটো অর্ডার আলাদা আলাদা বেরিয়েছে। প্রথম অর্ডার গতকালকে যেটা বেরিয়েছে সেটাতে দেখলাম আরজিকর আন্দোলনের যে অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার তাকে পাঠানো হয়েছে। তার পোস্টিং অরিজিনাল পোস্টিং হয়েছিল মানে হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, যেটা কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে হয়েছিল। কাউন্সিলিং মানে হচ্ছে যে মেরিট অনুযায়ী তার এক একজনের এক একটা হাসপাতাল সিলেক্ট করে নেয়, সেটা সিলেকশনটা হয় মেরিট অনুযায়ী এবং সেটা নীতি কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে হয়। সেই কাউন্সিলিংয়ে দেবাশিস পেয়েছিল হাওড়া জেলা হাসপাতাল, কিন্তু যখন অর্ডার বেরোলো সেই অর্ডারে দেখলাম তাকে পাঠানো হয়েছে গাজলে, এখান থেকে প্রায় 350 কিলোমিটার দূরে। আজকে যে অর্ডার বেরিয়েছে তাতে দেখা গেল অনিকেতের কাউন্সিলিং অনুযায়ী সে পেয়েছিল আরজিকর হাসপাতাল, কিন্তু আরজিকর থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে রায়গঞ্জে। এবং আশফাকুল্লাহ তার কাউন্সিলিং অনুযায়ী পেয়েছিল হচ্ছে আরামবাগ থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে পুরুলিয়া। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরজিকর আন্দোলনের যে মুখ এদের প্রত্যেককেই যে কাউন্সিলিং এর ক্ষেত্রে যে তাদের পোস্টিং ছিল সেটা ভায়োলেট করা হয়েছে। আমরা মনে থাকার কথা যে আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে যে সুপ্রিম কোর্টে হিয়ারিং হচ্ছিল অভয় আন্দোলনের, তখন কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার বলেছিল যে আন্দোলনকারীদের উপরে কোনো রকম ভিন্ডিকটিভ আচরণ বা প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা যাবে না। এইখানে সরকার দেখলাম সেটাই করলো এবং এই যে 771 জন এবং 878 জনের যে লিস্ট বেরিয়েছে তার মধ্যে থেকে বেছে বেছে কয়েকজনকে এইভাবে প্রতিহিংসামূলক তাদের প্রতিশোধ তাদের উপর নেওয়া হলো, এটা নিন্দনীয়। আমরা সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে বলছি যে অবিলম্বে তাদের অরিজিনাল যে পোস্টিং, তাদের যে কাউন্সিলিং অনুযায়ী যে পোস্টিং, সেই পোস্টিংয়ে ফেরত দেওয়া হোক এবং এই প্রতিহিংসামূলক আচরণ তাদের সেটাকে ধিক্কার জানাচ্ছি। এবং এর সাথে যে গণতান্ত্রিক যে প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়াতে মেরিট লিস্ট ঠিক হয়, যে প্রক্রিয়াতে কাউন্সিলিং হয়, সেই প্রক্রিয়াটাকে ভায়োলেট করা হলো, এটাকে আমরা নিন্দা জানাচ্ছি। অবিলম্বে যাদেরকে এটা করা হয়েছে তাদেরকে অরিজিনাল যে পোস্টিং তারা পেয়েছিল কাউন্সিলিং অনুযায়ী সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, সেটা আবেদন জানাচ্ছি। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक की बात की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।